ठीक, पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हुआ था और वो एनालिटिकल मेथड से हमने देखा था। एक्चुअल में वो जो अप्लीकेबल था डेरिवेशन या वो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो जनरली आपको जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज फिर अगर एक्सेलरेशन हम कर दिए, ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है, उसी का डेरिवेशन हमें देखा जाता है। ये बोर्ड में वैसे होता है, बोर्ड में भी डेरिवेशन आता है इसका, सॉरी, इसको हम लोग कर लेते हैं। एक चीज और कि अगर जैसे कि चलो कोई बात नहीं, डेरिवेशन ही कर लेते, लगाएंगे हेडिंग इसका डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग कर रहे हैं कैलकुलस मेथड से, ठीक है, कैलकुलस मेथड। और ये होगा किसी भी केस के लिए, चाहे वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देखो बाबू, हमारे पास पहला वाला इक्वेशन क्या है? पहला वाला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हमें एक ऐसा फॉर्म यूज करना है जिसमें वेलोसिटी भी आए और टाइम भी आए, तो dv और dt आ जाए, काम बन जाएगा। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पहले से भी पता होता है कि क्या हम लोग एक काम करें, इससे डिराइव नहीं करना, ये डिराइव करना हमें कैलकुलस मेथड से। देखो, हमें पहले से पता है, सुनना जरा, कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लोग dv बाई dt लिखते हैं, dv बाई dt लिखते हैं। क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dv a dt, सीखा है हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने से फायदा क्या होगा आपको? फायदा ये होगा कि ये वाला टर्म इंटीग्रेट होकर आपको वेलोसिटी दे देगी और इधर टाइम दे देगा, कि वेलोसिटी और टाइम रिलेशन में, वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, तो आपको कहां से कहां तक वेलोसिटी चाहिए? यहाँ पे देखो, इनिशियल और फाइनल वाली बात है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली, देखो ये वाला टर्म कहां से इंटीग्रेट हो रहा है? इनिशियल, टाइम के रिस्पेक्ट में। इनिशियली मतलब क्या होता है? टाइम बराबर 0, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू t तक मान लीजिए आपको चाहिए। यहाँ पे टाइम का लिमिट आ गया। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप u अगर मानना चाहते हैं तो u मान लीजिए, और t टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, बस हो गया। आगे आपको पता है क्या करना है, इसको कहते हैं dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन v होगा। लिमिट पुट करेंगे vu इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो भाई, एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे अभी फिलहाल कांस्टेंट लो ना एक्सेलरेशन, आप ये एक्सेलरेशन वेरिएबल लो, हमको किसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है? ये वाला टर्म अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। दो वेरिएबल है, सुनो, यहाँ पे जैसे x और y है, अगर आप y को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो x क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट बन जाता है। आई बात समझ में? जब आप किसी दूसरे वेरिएबल को इंटीग्रेट करना चाहते हो उसके साथ जो
ये पहला वाला वेरिएबल होता है, या कोई भी कुछ वो वेरिएबल हो ना हो वो कांस्टेंट हो जाता है ना भाई। इंटीग्रेट यहाँ पे कौन होगा, एक्सीलरेशन की टाइम, टाइम तो बचा हुआ पार्ट कांस्टेंट हो गया। और वैसे भी आप इसे कांस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अरे भाई जब एक्सीलरेशन आपका बदलेगा तो एक्सीलरेशन का डी ए वाला फॉर्म यूज करेंगे ना हम लोग, डी वी बाई डी टी वाला फॉर्म, स्मॉल चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेट ए बाहर आ गया और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा ओवर 0 टू टी। कोई दिक्कत, लिमिट पुट कर दीजिए, v की जगह पे v पुट कराएगा और v की जगह पे फिर माइनस u पुट कराएगा, इज इक्वल टू ए तो ए ही रहेगा, t की जगह पे t पुट कराएगा और t की जगह पे 0 पुट कराएगा, काम खत्म। बढ़िया, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी हो गया। और यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर दिख रही होगी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। छापिए से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। कौन, ए को इंटीग्रेट करते तब वहीं पे वो वाला फॉर्म यूज होता है आपका, क्या नाम है, ए इक्वल टू वी डी वी। हाँ मिटाए से, मिटाए से। चलो पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला देखो। फायदा करने के तरीके पता चले ना कि कैसे किया जाता है, इक्वेशन और मोशन को डिराइव कैसे करते हैं, तरीका एग्जाम में आता है, डेरिवेशन सबके लिए है। नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहे हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में है कहाँ, पढ़ना भी नहीं है। हाँ कांस्टेंट मान लीजिए, यूनिफॉर्म ही मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए या यूनिफॉर्म मान लीजिए। सेकेंड आपके पास है क्या प्रूफ करना, सेकेंड इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हाँ अब यहाँ पे हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन याद होगा आपको कि भाई v जो होता है वो डी एस बाई डी टी होता है, याद होगा आपको। तो यहाँ से हम ये कह दें क्योंकि आप ये देखो वेलोसिटी तो है ही हमारा ना, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, सॉरी डी एस इक्वल टू वी डी टी, ठीक है, डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब आपको क्या करना है समझिएगा जरा, डी एस को अभी फिलहाल डी एस रहने दीजिए और ये v है। एक बात बताओ, अभी जस्ट तुमने प्रूफ किया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान दो इस वाले में तुम्हें u चाहिए या v चाहिए, इस वाली इक्वेशन में v की कहीं बात की गई है क्या? तो क्यों ना हम इसे v को रिमूव कर दें। हमने प्रूफ कर रखा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो v की जगह पे तत्काल आपको u प्लस ए टी लिख देना है और यहाँ पे ये डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग करेंगे इसे बारी बारी से इंटीग्रेट। आइए इसे इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पे करते क्या है, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, लिमिट पुट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली एट t बराबर 0 पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। t बराबर 0 पे हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, t बराबर 0 पे हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, नहीं, और t बराबर t पे हमारा डिस्प्लेसमेंट s हो गया या मान लीजिए x हो गया, जो भी। क्लियर है? वेरी गुड। तो ds का इंटीग्रेशन s होगा और लिमिट ओवर s 0, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो पहले इसे एक काम करते हैं, u प्लस ए टी, यहाँ पे जो ये v वाला टर्म है, ये वाला v वाला टर्म है, ये तो v वाला टर्म है ना बाबू, क्लियर है? ये v वाला टर्म के साथ क्या करोगे आप, इसको अलग अलग करोगे फिर से,
अगर आप ध्यान दो इसे, जब आप अलग अलग करोगे तो क्या करोगे, यू डी टी करोगे, इसको आप क्या करिएगा, यू डी टी करिएगा, फिर प्लस करिएगा और फिर ए टी डी टी करिएगा, ऐसा ही कुछ करिएगा और फिर लिमिट पुट करिएगा 0 से टी और यहाँ भी 0 से टी, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एस पुट कर दीजिए, तो ये एस हो जाएगा और एस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ यू कांस्टेंट टी, डी टी का क्या होगा, टी हो जाएगा, नहीं तो आप आराम से इसे u को बाहर ही रहने दीजिए और ये t का t हो जाएगा और ओवर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t। उसके बाद प्लस है, प्लस डालो, a बाहर, t dt का होता है t स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दीजिए 0 t। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, s इक्वल टू यू तो यू ही रहेगा, t पे t पुट कराएगा और 0 पुट कराएगा, तो 0 को नहीं लिखते हैं हम लोग, प्लस ए रहेगा, t के जगह पे t प्लेस होगा तो हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाय 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, हो चुका, छाप लीजिए इसे। ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं, साफ करें इसे। देखो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में टी है नहीं, यानी हमारे पास जो टी वाला फॉर्म है उसे इन्वॉल्व नहीं करना है, ध्यान से देखिए। तीसरे वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रूफ करना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या यहाँ पे ना वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन है, ना एक्सेलरेशन टाइम के साथ कोई रिलेशन हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग बिना टाइम वाला एक यूज करेंगे। और आपने सीखा है डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, बोलो यूज करें ये वाला टर्म। कैसे होता है ये, हमने सिखाया था आपको कि भाई आपको क्या पता है कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, दिखाया था हमने आपको, और आप इसे ds बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप dv को इधर वाले ds के साथ लेते आइए और इधर ds बाई डी टी कर दीजिए, और आपको पता है कि ये dv बाई डी एस रहेगा और ये आपको ds बाई डी टी v कहलाता है, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं v dv बाई डी एस। हमने ये पहले भी सिखा रखा है आपको, क्लियर है, वेरी गुड। इसे हम लोग यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, बस ये फॉर्म डायरेक्ट यूज करेंगे। आइए यहाँ पे, अब देखो जरा, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ds है v डी वेलोसिटी को वेलोसिटी के टर्म में रिस्पेक्ट में हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगा तो a ds हो जाएगा और a ds v dv हो जाएगी। एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो इंटीग्रेट कौन होगा, अगर टोटल इंटीग्रेट करोगे ऐसे भी एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो जरा, हम लोग टाइम, यहाँ पे ये वेलोसिटी का लिमिट पुट कराएगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लिमिट पुट कराएगा। बोलो, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मान के चले, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी तो हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, फाइनल वेलोसिटी v हुई और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसा आ गया। लिमिट समझ में आया कैसे पुट किए, बोलो बाबू, लिमिट पुट कराए, समझ में आया, गुड। अब एक्सेलरेशन बाहर और ds को इंटीग्रेट कर लो, और आपको पता है कि ds का इंटीग्रेशन s होने वाला है और ये 0 ओवर s v dv का v स्क्वायर बाय 2, आपको पता है v dv इंटीग्रेट होके v स्क्वायर बाय 2 बनाएगा, लिमिट पुट कराएगा u से v तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a ही रहेगा, s बन जाएगा, इज इक्वल टू v के जगह पे पहले v पुट करोगे तो v स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस v के जगह पे u पुट करोगे तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 2as हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है। तो हो गए आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन। क्लियर है? वेरी गुड। नोट किया सबने?